हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग विद मिशनरी। तो बच्चों, आज क्लास 9th का सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल, और आज उसका लास्ट वीडियो है हमारा। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो बचते हैं एक्सरसाइज 2.5 के, वो हम करेंगे। तो अभी देखिए, जो हम क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं आज का, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 के बराबर है, देन शो दैट, तो हमने प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो बराबर होगा 3xyz के। ओके राइट। अब ये चीज प्रूव करने के लिए देखो, हमने जो आइडेंटिटी यूज करनी है, फॉर्मूला जो कि इससे रिलेटेड हम पहले पढ़ चुके हैं और पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, तो वो है हमारे पास वी नो, हम जानते हैं बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये जो फॉर्मूला है किसके बराबर होता है? ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसके दो फैक्टर होते हैं, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और ये चीज प्रूव करेंगे। कैसे? देखो बच्चों, जो गिवन दे रखी है वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड होता है 0 के बराबर, तो हमने करना क्या है, हमने इसकी वैल्यू 0 पुट कर देनी है। आपने कहां पुट कर देनी है? यहां करेंगे, इस फॉर्मूले में राइट साइड में यहां पुट करेंगे इसकी जगह। ठीक है, इस आइडेंटिटी में यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हमने 0 वैल्यू यहां से पुट कर देनी है। अब देखो, मैंने यहां पुट की वैल्यू 0। ठीक है, अब जब वैल्यू पुट कर दी 0, तो ये वाली साइड वैसे की वैसे रहेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब जब यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, अब इस 0 से ये सारी की सारा जो फैक्टर इंटू जब होगा, आपको पता है 0 से कोई भी चीज इंटू होती है वो सारा 0 आ जाता है आंसर, राइट। तो 0 इंटू दिस, ये सारा का सारा बन जाएगा 0 यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी टर्म इंटू हो तो वो सारी 0 हो जाती है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो फिर ये आ गया 0 के बराबर। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूफ क्या करना है, हमने निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू। अब वो यहां से निकलेगी स्टेप से बच्चों। अब वो कैसे निकलेगी? यहाँ पे जो ये है आपके पास माइनस 3xyz, इसको हम ले जाएंगे उधर राइट साइड में, इक्वलिटी के उस तरफ ले जाएंगे, बराबर के साइन के उस तरफ ले जाएंगे, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस का है वहां प्लस का बन जाएगा। और वही हमने यहाँ पे किया बच्चों। और जब हमने इसको शिफ्ट किया, इस टर्म को यहाँ ले गए, तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, ये टर्म थी यहाँ माइनस की, वहां जाके बन गई प्लस की, तो बन गया प्लस 3xyz। और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, वो हमने कर दी कि वाकई में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है? 3xyz के। पर बराबर कब होता है? एक कंडीशन पे होता है, और वो कंडीशन क्या है? जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होगी। तो याद रखो बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल आएगा 3xyz के। वो तभी आएगा सिर्फ एक कंडीशन पे, एक ही शर्त पे आएगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होगी, जब ये 0 के बराबर होगा। और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो आ गया समझ में आपको? चलिए आगे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या बोला गया है, हमने जो क्वेश्चन में नंबर दे रखे हैं उनके क्यूब को कैलकुलेट नहीं करना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। जैसे मान लो यहां दे रखा है 7 का क्यूब, यानी कि हमने 7 के क्यूब को ऐसे सॉल्व नहीं करना है जो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, और आपको पता है कि 7 इंटू 7 इंटू 7 वो 343 होता है। तो हमने ये स्टेप नहीं करना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है, ऊपर पहले लिखा हुआ है कि हमने ऐसे इसको कैलकुलेट नहीं करना है, और फिर भी आंसर निकालना है इसका। तो ये बिना कैलकुलेट किए आंसर कैसे निकलेगा? तो उसके लिए क्या तरीका है बच्चों, अभी हमने जो आइडेंटिटी प्रूफ की पिछले क्वेश्चन में, हम उसको यूज करेंगे, राइट। अब वो क्या फॉर्मूला प्रूफ किया हमने बच्चों? हमने फॉर्मूला प्रूफ किया कि जब वी नो इफ
यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 के बराबर हो, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो तो क्या होता है, देन तो फिर इन तीनों नंबर का क्यूब यानी कि x और y और z का क्यूब, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 3xyz के। ये हमने फॉर्मूला भी प्रूफ किया पिछले क्वेश्चन में, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने इनको कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर मैं इस फॉर्मूले करूं, यहां मैंने इसको a लिखा तो मैं इसको यहां पे लूंगा x है मेरे पास -12, जो b है वो है y मेरे पास, ये वाला y वो है 7 और जो c है वो है z मेरे पास, तो z इज इक्वल टू 5, x -12 y 7 z है 5। अब हम चेक करेंगे, अब इन x प्लस वाई प्लस जेड क्या 0 के बराबर आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है -12 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7 प्लस z है हमारे पास 5। अब इस -12 को वैसे रहने दिया, ये दो नंबर प्लस के हैं आपस में ऐड किए तो 7 + 5 12 आ गया। अब देखो 12 - 12 कितना होता है बच्चों, ये 0 आ गया, यानी कि ये जो तीन वैल्यूज हैं -12 7 और 5, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है। ये तो चेक हो गया, वाकई 0 होता है, ठीक है। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमने पढ़ा फॉर्मूले में कि जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर आ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर उन तीनों के क्यूब का सम किसके बराबर आएगा, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वो बराबर होता है 3 × x × y × z के। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम अब यहां पे क्या कर देंगे, हम इसको यूज करेंगे। देखो ये जो -12 क्यूब है, ये है हमारे पास x का क्यूब, ठीक है, ये है हमारे पास x का क्यूब, प्लस ये है y का क्यूब, प्लस ये है हमारे पास z का क्यूब। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है 3xyz के बराबर, 3xyz के बराबर कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है। और इन तीनों का सम 0 है, वो हम पहले चेक कर चुके हैं। अब हमने इनका आंसर जब निकालना है बच्चों, कितना आएगा, यहां आएगा 3 × x, x की वैल्यू है -12, तो इंटू -12 इंटू y की वैल्यू 7 इंटू z की वैल्यू 5। तो ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, अब इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 12 3 36 या -36 इंटू 7 5 35, और जब इसको पूरा कैलकुलेट किया तो ये -1260 है आपके पास, जो हमने यहां भी निकाला देखो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल हो गया, बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन को। हमने बिना इनके क्यूब को सॉल्व किए ही इन तीनों के क्यूब का सम जो है वो निकाल दिया, और उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। सेकंड पार्ट में भी सेम वैसे होगा बच्चों। अगेन सेकंड पार्ट जब हम चले, अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। हमने इसका सम निकालना है बिना क्यूब को सॉल्व किए, ठीक है। तो ये है हमारे पास x की वैल्यू है 28, y हो गया -15, z हो गया -13। और यहां देखो इनको मैं डिनोट a b c से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर चलो यहाँ फॉर्मूला x y z की फॉर्म में लिखा था, इसलिए मैंने ऊपर x y z ले लिया यहाँ पे, राइट। अब देखो कंडीशन क्या है, हम जानते हैं, वी नो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर 0 आ जाए, तीन नंबर का सम अगर 0 हो जाए, तो उनके क्यूब का सम, तो फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, उनका जो जोड़ होगा वो होता है 3 × x × y × z के बराबर। तो पहले तो हमें ये कंडीशन चेक करनी है क्या ये सही है इन तीन वैल्यूज के लिए, तो करते हैं इसको। अब देखो 28 ये x की वैल्यू प्लस -15 प्लस z है हमारे पास -13। अब देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर माइनस के हैं, 15 + 13 कितना हुआ 28 होता है, पर दोनों नंबर माइनस के हैं, ये ऐसे हो रहा है देखो बच्चों, -15 -13 जमा करने, ये 5 3 8 1 और 1 2, उत्तर आएगा -28। तो ये हो गया -28, और 28 - 28 वाकई 0 आता है। तो ये कंडीशन हमारी चेक होगी, वाकई में ही x प्लस वाई प्लस तीनों नंबर का जो सम है, जो योग है वो 0 आ रहा है। तो जब तीन नंबर का योग 0 हो तो उस केस में क्या होता है,
उन तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो होगा बराबर 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड की। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करके इनको सॉल्व करेंगे आगे। कंडीशन हमारी चेक हो गई है, राइट। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या बोला, जब ये तो 0 के बराबर सही चेक हो गया तो फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास 3 इंटू एक्स, एक्स है 28 इंटू वाई, वाई है -15 इंटू जेड, जेड है -13। हमने ये लगाया फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है 3xyz की। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाए। और ये हमारा 0 आ चुका था जो हमने पहले चेक किया था, ठीक है। तो ये है x है हमारे पास, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू। अब ये कितना हो गया हमारे पास, अब जब इनको इंटू करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 इंटू 28, तो ये 8 3 24, 2 चला गया हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8 इंटू, अब यहाँ देखो ये भी -15, ये -13, माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 13। अब जब इसको करोगे आप यहाँ पे 15 इंटू 13, तो 15 3 हो गया आपके पास 45 और ये हो गया 15 एकम 15, 5 9 1, ये आ गया 195। अब ये प्लस का आ गया और जब इन दोनों को इंटू करोगे तो आपका आंसर जो आना चाहिए 16,380 के आना चाहिए। ये चेक कर लो ना आपने। तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके बड़े आसानी से हमने इनके क्यूब को क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन ये। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। यानी कि हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन में रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो हमने निकालनी है कि उनकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, एल और बी की वैल्यू निकालनी है हमने। किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। इन विच देयर एरिया आर गिवन। अब वो रेक्टेंगल है, वो जो आयत है उसका एरिया दे रखा है। चलिए, और बच्चों आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, है ना, 7th 8th में। अच्छा, अब देखो जो एरिया की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे 25a² माइनस 35a प्लस 12। ये एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। अब हमने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या हो सकती है, इस एरिया की वैल्यू से वो पता करना है। तो देखो बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो एरिया की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ये यहाँ पे देखो a की पावर 2, ये कैसा समीकरण है हमारे पास, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल a है सबसे बड़ी जो उसकी घात है, जो पावर है वो 2 दे रखी है, तो ये द्विघात बहुपद है हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज। और फैक्टराइज कैसे करना सिखाया था मैंने आपको बच्चों, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। जो बीच वाली टर्म होती है उसके हम टुकड़े करते थे, स्प्लिट करते हैं उसको, यानी कि उसके टुकड़े करते हैं। किसके, जो बीच वाली टर्म होती है। वो कौन सी है बीच वाली टर्म, वो है 35 से, ये वाली। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, क्या कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बच्चों आपको पता है कि जो फैक्टराइज करना है, और मैंने मेथड कौन सा बताया आपको, हमने बोला है यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। उस मेथड में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको क्या, हम निकालते हैं पी, प्रोडक्ट निकालते हैं। किसका निकालते हैं, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा और लास्ट टर्म। ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 25, इसको हमने इंटू किया लास्ट टर्म में हमारे पास 12, जो कि कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, द्विघात बहुपद में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे इनको इंटू करते हैं, सॉरी प्लस नहीं करते हैं, 25 इंटू 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 300। 25 इंटू 12 आपके पास आ गया 300। फिर देखो जो बीच वाली टर्म है बच्चों हमारे पास, उसका जो कोएफिशिएंट है वो है a का कोएफिशिएंट है -35। अब हमने इस 300 के लिए हमने टेबल पढ़ना है, ये कौन सा टेबल में आता है, इसके फैक्टर बनाना है 300 की। तो वो होंगे हमारे पास 15 इंटू 20। देखो 15 इंटू 20 जब करेंगे 50 इंटू 30, 20 में 1 0 और है तो 300 बन गया, राइट। तो ये हो गए 300 के दो फैक्टर 15 और 20।
अब ये दो फैक्टर 15 और 20 है बच्चों हमारे पास, इनका जो सम है वो आना चाहिए इस -35 के बराबर, वो आना चाहिए बीच वाली टर्म के बराबर। यानी कि अब देखो कैसे आएगा, वो तभी आएगा जब -15 लूंगा और -20 लूंगा, यानी कि दोनों मेरे को लेने पड़ेंगे माइनस के ही। और जब दोनों माइनस के लिए जब ये आपस में प्लस होंगे, इनका जो सम निकल रहा है बच्चों, तो वो आएगा हमारे पास -35 ही आएगा, ठीक है। और जब इनको इंटू करेंगे -15 इंटू -20 तो आएगा +300 आंसर। क्यों? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। जब इन दोनों को इंटू करेंगे -15 इंटू -20 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इंटू 20 हो गया आपके पास 300, यानी कि वापस आ गया प्रोडक्ट के बराबर, राइट। तो हमने यहां पे क्या कर दिया बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, जो -35 है उसके दो टुकड़े कौन कौन से हुए, -15 -20, तभी तो नाम पड़ा उसका। स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को, उसको तोड़ देते हैं दो फैक्टर की फॉर्म में। अब हमने जब स्प्लिट कर दिया तो उसको हम यहाँ अब करेंगे फैक्टराइज। ये देखो यहाँ से आगे सॉल्व किया हमने इसको, 25a² फर्स्ट टर्म वैसे की वैसी, +12 लास्ट में वैसे का वैसे ही। जो बीच वाली टर्म थी -35a, क्या लिखा उसको, -35a को उसको लिखा -15a -20a, जो मैंने यहां बताया आपको, राइट। अच्छा, अब देखो पहली दो टर्म में से, अब हम यहां पे देखें, ये तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब इन पहली दो टर्म में से 25a² और -15a की बात हम कर रहे हैं, यहां से कॉमन आएगा 5, 5 5 25, 5 5 3 15, 5 कॉमन फैक्टर दोनों के पास है। यहाँ पे एक है, यहाँ 2a है, तो एक a कॉमन आ जाएगा, तो 5a कॉमन आया बच्चों। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 5 5 25, 5a, और यहाँ 5 3 15, यहाँ बचा 3 ही हमारे पास। अगली दो टर्म में से -20 और +12 में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, यहां से कॉमन हमारे पास 2 ही निकलने वाला है, 2 नहीं 4 आएगा। कैसे, 4 5 20, 4 3 12, ठीक है। तो 4 कॉमन फैक्टर आ गया, 4 5 20, तो यहां बच गया 5a अंदर, और 4 3 12, यहां 3 बच गया। अब 5a -3, 5a -3 कॉमन फैक्टर है दोनों के पास, इसको हमने एक ही बार लिखा यहाँ पे, ये कॉमन बाहर निकाला, दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा, 5a -4। ये हो गया इसके दो फैक्टर। एरिया को हमने फैक्टराइज कर दिया क्योंकि वो द्विघात बहुपद की रूप में दिया था हमारे पास। अब ये तो आ गया हमारे पास एरिया, यानी कि बच्चों अब एरिया क्या लिखा मैंने, एरिया मेरे पास आया, इसके फैक्टर बनेंगे 5a -4 इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू हुआ 5a -3। और हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो ध्यान से, ये भी एरिया, ये भी एरिया, तो लेंथ क्या आएगी हमारे पास, जो पहला फैक्टर है, लेंथ आ गई 5a -4, तो लेंथ की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 5a -4। ब्रेड्थ भी क्या आएगी बच्चों हमारे पास, 5a -3, यहाँ पे a भी है, 5a -3, तो ब्रेड्थ आ गई 5a -3। तो इस तरह से हमने एरिया को फैक्टराइज किया, क्योंकि वो दे रखा था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में, वहां से दो फैक्टर बन गए, और उसको कंपेयर किया फॉर्मूले के साथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वहां से लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल वैल्यू आ गई। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया। अभी भी जिनको समझ में नहीं आया, तो चलिए सेकंड पार्ट एक बार और कर लेते हैं, तो आपका डाउट उम्मीद करता हूं कि वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन में रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है आपके पास 35y² प्लस 13y -12। अगेन यहाँ पे वेरिएबल y की सबसे बड़ी जो पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 है इसकी, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि द्विघात बहुपद है, राइट। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट p, वो किसका निकालते हैं, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा y² का कोएफिशिएंट 35 को इंटू करेंगे -12 से, जो लास्ट टर्म है, तो 35 इंटू -12 कितना है ये आपके पास, ये आएगा आपके पास -420, -420 आएगा आपके पास ही। अब जो 420 है, देखो इस माइनस साइन को छोड़ दो, अब हमने 420 के फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। और कौन से गुणनखंड लूंगा मैं, ठीक है, जिनको प्लस करके आ जाए हमारे पास 13,
ठीक है, वो होंगे हमारे पास 15 और 28। तो इसके जो ये 15 इंटू 28 ये होता है 420। अब देखो बच्चों, पर यहां पे जो प्रोडक्ट है वो माइनस में आया था, इसका मतलब इन दो फैक्टर में से एक प्लस का लेना पड़ेगा मुझे, एक लेना पड़ेगा माइनस का, ताकि जो सम है वो आ जाए 13 प्लस का। वो तभी पॉसिबल है बच्चों, 28 लिया मैंने प्लस का फैक्टर और 15 लिया मैंने माइनस का। अब देखो 28 माइनस 15 कितना हुआ, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो ये सम आ गया इसका। और यही सम 13 किसके बराबर है, ये है हमारे पास बीच वाली टर्म के बराबर, जो y का कोफिशिएंट है 13, ये भी प्लस का है। बस ये कंडीशन हमारी होगी पूरी। अब क्या करेंगे, 35y² प्लस 13y माइनस 12, इसको करेंगे फैक्टराइज। तो पहली टर्म 35y² वैसे की वैसी, लास्ट की टर्म -12 भी वैसी की वैसी। हमने क्या किया, जो प्लस 13y था, 13 को मैंने तोड़ दिया, उसको लिखा मैंने 28 माइनस 15, उसको स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ पे लिखा -15y प्लस 28y माइनस 12, तो वैसे रहेगा लास्ट में। अब पहली दो टर्म में से बच्चों कॉमन क्या आएगा, यहाँ से यहाँ पे देखो 5 3 15, 5 7 35, 5 कॉमन है और एक y कॉमन आ जाएगा, तो 5y कॉमन, 5 7 35, तो यहाँ बचा 7y अंदर क्योंकि यहाँ पे 2y थे। 5 3 15, तो यहाँ 3 बचेगा क्योंकि y तो बाहर आ गया कॉमन 5 के साथ। अगली टर्म देखो 28y माइनस 12, 4 7 28, 4 3 12, तो यानी कि यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो लिखा 4 कॉमन, तो अंदर बचा 7y माइनस 3। 7y माइनस 3 दो फैक्टर दोनों के पास है, ये कॉमन एक ही बार लिखा, और दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा, यहाँ से 5y, यहाँ से +4, तो लिखा 5y + 4। तो हमने एरिया को फैक्टराइज कर दिया बच्चों, और वो एरिया आया कितना हमारा फैक्टराइज करके, वो आया हमारे पास 5y + 4, और सेकंड फैक्टर है 7y माइनस 3। अब हमें पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की वैल्यू होगी पहला फैक्टर यानी कि 5y + 4, ये लेंथ की पॉसिबल वैल्यू होगी। ब्रेड्थ की वैल्यू हो जाएगी 7y माइनस 3, वो दूसरा फैक्टर है, तो ब्रेड्थ b = 7y माइनस 3। तो इस तरह से बच्चों हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल वैल्यू निकाल दी है। तो इजी है, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.5 का, ठीक है, क्लास 9th का सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। अब बच्चों क्यूबॉइड क्या होता है, आप लोगों को पता है, क्यूबॉइड हमारे पास घरों में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्यूबॉइड के शेप्स के होते हैं, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गया या अलमीरा होगी हमारे पास, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। जैसे ये मैं यहाँ बना रहा हूँ एक क्यूबॉइड ताकि आप देख पाओ, ठीक है। ये लेंथ होगी लंबी साइड, ये होगी इसकी ब्रेड्थ, और ये साइड इसकी होगी हाइट। इसका वॉल्यूम पता है आपको क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो अच्छे से। तो हमारे पास यहाँ पे इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम का जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है पॉलिनोमियल की फॉर्म में, बहुपद की फॉर्म में दे रखा है बच्चों। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है 3x² - 12x। अगेन हम क्या करेंगे बच्चों, उसको फैक्टराइज करेंगे ताकि वो कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाए, L × B × H की फॉर्म में आ जाए, यानी कि इसके 3 फैक्टर बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए, 3 फैक्टर वॉल्यूम में, ताकि L, B, H तीनों की वैल्यू हम निकाल सकें, जैसे हमने अभी इससे पिछले क्वेश्चन में किया, राइट। अच्छा, अब यहां पे देखो 3x² - 12x में, अब ध्यान से देखो यहाँ पे x यहाँ पे है, यहाँ 2x, एक x कॉमन आ जाएगा।
दूसरा देखो 3, तो यहाँ फैक्टर है ये, और 12 को मैंने तोड़ दिया 3 4 12, तो यानी कि 3x कॉमन फैक्टर आ जाएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 3x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 3x। जो 12x था बच्चों मैंने लिखा उसको 4 इंटू 3x, और 3x का स्क्वायर था तो उसको लिखा मैंने 3x इंटू एक्स। तो देखो 3x कॉमन फैक्टर है बच्चों यहाँ पे, ये इसलिए लिखा मैंने ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब दिख रहा है यहाँ पे ये पूरी एक टर्म है, यहाँ पे 3x, ये भी एक टर्म है, यहाँ पे 3x, उनके बीच में साइन माइनस का है। तो 3x को जब दोनों से कॉमन निकाला, यहाँ लिखा मैंने 3x, और यहाँ से अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखो x बच रहा है, वो लिखा ब्रैकेट के अंदर x, और यहाँ बचा 4 माइनस 4 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो इस तरह से हम कॉमन निकालते हैं, राइट। अच्छा, जो कॉमन फैक्टर दोनों के पास था उसको बाहर एक ही बार लिखते हैं, ये भी याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। अब ये आ गया 3x इंटू एक्स माइनस 4। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं इसको वॉल्यूम के फॉर्मूले के साथ कंपेयर करूं, ठीक है ना, तो वॉल्यूम मेरे पास क्या आया बच्चों, ये आ गया वॉल्यूम मेरे पास, कितना है वॉल्यूम 3x इंटू एक्स माइनस 4, और यहां देखो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये भी आपस में इंटू हो रहे हैं। 3 और x के बीच में भी कोई भी साइन नहीं है प्लस माइनस का, ये भी इंटू हो रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। अब देखो लेंथ की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां से लेंथ हो जाएगी हमारे पास यहां से 3, तो लेंथ की पॉसिबल वैल्यू होगी हमारे पास 3, ब्रेड्थ की वैल्यू हो जाएगी यहां से x, और हाइट की वैल्यू यहां से हो जाएगी x माइनस 4। तो ये L B H हमने इसके निकाल दिए, बड़ा सिंपल था और बड़े आसानी से ये फैक्टराइज भी हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास वॉल्यूम का वैल्यू दे रखी थी बच्चों, था तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद था, पर इसमें 2 ही टर्म दे रखी थी, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म इसमें नहीं दे रखी थी, इसलिए आसानी से ही वो फैक्टराइज हो गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी और हो जाएगी। अब इस बार वॉल्यूम जो दे रखा है हमारे पास इस क्यूबॉइड का बच्चों, वो दे रखा है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। वेरिएबल y की सबसे बड़ी पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज। अब देखते हैं क्या इन तीनों से कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों। 12, 8, 20 में कोई कॉमन फैक्टर है, 12, 8 और 20 में है, कौन सा है, 4 है, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 5 20 हो गया। तो 4 कॉमन फैक्टर है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, और दूसरा देखो यहाँ पे भी k है इसके पास, यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, यानी कि k भी कॉमन आएगा, तो 4k कॉमन आ गया बच्चों। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, तो कॉमन जो निकल रहा है टेकिंग 4k कॉमन, तो वो निकलेगा तीनों ही टर्म से, इससे भी और इससे भी। तो 4k जब कॉमन निकाला बच्चों बाहर आया, 4 3 12, अंदर बचेगा 3y का स्क्वायर, 4 2 8, तो अंदर बचेगा बस 2y, 4 5 20, तो अंदर बचेगा -5, और साथ में k भी बाहर कॉमन आ गया, तीनों के पास है k। अच्छा ये भी हो गया। अब क्या करना है बच्चों, हमने अंदर देखो, अब ये अंदर वाला जो बचा हमारे ब्रैकेट के अंदर, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। इसके हम फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। सिर्फ इसके बनाने जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 की। तो यहाँ पे देखो इसके लिए प्रोडक्ट p कितना है हमारे पास, 3 इंटू माइनस 5, 3 इंटू माइनस 5, वो आया -15। 15 कौन से टेबल में आता है बच्चों, 15 का कौन से टेबल में आता है, वो तो एक ही टेबल में आता है, 5 की टेबल में, 5 से 15, या हम बोलेंगे 3 की टेबल में 3 5 15, या 15 अपने टेबल में आता है, 15 कम 15। अब यहाँ पे हमने उसको जो फैक्टर लेने हैं बच्चों, वो हम लेंगे 5 सीधा 15, 5 इंटू 3। पर यहाँ पे देखो जो प्रोडक्ट है वो माइनस में आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो फैक्टर में से एक लेना पड़ेगा प्लस का, एक लेना पड़ेगा माइनस का। अब मैंने क्या लिया, 5 लिया मैंने प्लस का, 3 लिया मैंने माइनस का, इन्हीं में अब 5 -3 कितना हो गया, 2, ये मेरे पास सम आ गया।
और ये सम 2 जो आया ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए बीच वाले टर्म के बराबर, मिडल टर्म के बराबर। मिडल टर्म देखो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 2 है, 2y में 2 है हमारे पास कोएफिशिएंट। तो हमने क्या लिखा इसको फिर 4 के बाहर वैसे के वैसे रहा, 3y² + 5y - 3y - 5 कर दिया इसको। यानी कि जो मेरे पास ये 2y था इसको लिखा मैंने 5y - 3y, 5y - 3y, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसे की वैसे रही। अब पहली 2 टर्म में से कॉमन सिर्फ y निकलेगा, 3y² + 5y में से, तो अंदर यहां से बचेगा 3y + 5। और लास्ट की 2 टर्म में से देखो यहां से कॉमन -1 निकलेगा, माइनस का साइन, -1 कॉमन निकला, अंदर बचा ब्रैकेट में 3y + 5, दोनों अंदर प्लस के बच जाएंगे, माइनस बाहर कॉमन आ गया। अब 3y + 5 2 फैक्टर है, ये कॉमन है, इसको मैंने एक ही बार लिखा बच्चों, यहाँ पे देखो 4 के वैसे के वैसे ही 3y + 5 कॉमन फैक्टर आ गया एक ही बार। दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा बच्चों, यहां से y यहां से -1, तो आए वो y - 1। अब हमारे पास ये इसका वॉल्यूम बन गया, क्या बन गया इसका वॉल्यूम को हमने फैक्टराइज कर दिया, और वो है हमारे पास 4k × 3y + 5 × y - 1। तो मैंने यहां लिख दिया इसको वॉल्यूम को 4k × 3y + 5 × y - 1। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का बच्चों, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी आई 4k, ब्रेड्थ कितनी आई 3y + 5, क्योंकि सारे इंटू रहे ऊपर, हाइट कितना आया y - 1, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक चीज समझ में आई हो। अब आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।